हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम उपशास्त्री के द्वितीय खंड के बच्चों से प्राचीन भारतीय इतिहास में बंधुता एवं विवाह के क्या नियम थे, क्या व्यवहारिकता में क्या चीज़ें थी, इन सारी विषयों पर आप लोगों से हम आज चर्चा करेंगे। पूर्व में भी इस पर कई बार बातें हुई हैं। अब पुनः मैं आप लोगों को इसका स्मरण दिलाता हूँ और जो बताता हूँ उसको ध्यान से आप सुने। बंधुता और विवाह का क्या उस समय नियम था, परिवारों के बारे में किस प्रकार के परिवार हुआ करते थे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। परिवार के अंदर हर परिवार में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। कुछ चीज़ें सामान्य रूप से सारी परिवारों में एक समान होती है, परंतु कुछ ऐसे परिवार के नियम होते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं कि हर परिवार के अलग अलग अपने नियम और अपनी बातें होती हैं। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उसकी रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। एक दूसरे से क्या रिश्ता है, उन लोग के कार्य क्षेत्र क्या हैं, उनके एक परिवार का क्या नियम है, एक परिवार के क्रियाकलाप क्या है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये एक परिवार से दूसरे परिवार में कई तरह की भिन्नताएं होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों के साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। एक दूसरे से जो रिश्ता होता है उसको हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। रिश्ते क्या कितने तरह के होते हैं? एक पारिवारिक होते हैं, एक रक्त के होते हैं, एक खून के होते हैं, एक संबंध होते हैं। जैसे एक घर का विवाह, एक परिवार का विवाह दूसरे परिवार में हुआ, एक परिवार का संबंध जब दूसरे परिवार के से होता है वो संबंधी कहलाते हैं। उन लोगों से रिश्ते के पश्चात जो संबंध जुड़ता है वो हमारे और उनके बीच में होता है। कुछ समाजों में भाई बहन जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, कई तरह के रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे को जो आपस में जोड़ते हैं। ये सब रिश्ते खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों ने विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों से लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। उस समय में इन लोगों के क्रियाकलापों से इस समाज को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार के विचारों पर भी असर डाला होगा। एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है, इन सारी बातों को भी इसके द्वारा बात किया होगा। पितृवंशी व्यवस्था के आदर्श क्या थे? हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। जो रिश्ते थे उसमें कुछ परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यहाँ बांधवों के दो दलों, कौरव और पांडव, आप लोग महाभारत में देखे होंगे कि कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। इसमें उन सारी बातों को बताती है कि दो परिवारों के, एक परिवार के बीच जमीन जायदाद और सत्ता को लेकर किस तरह भीषण युद्ध हुआ। जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और उसके परिणाम बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई और कौरवों का एक तरह से नाश हो गया। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक
उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी थी। उस समय भी पिता की बात होती थी, पुरुष प्रधान था। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और मजबूत किया। पितृवंशिकता के पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों या राजा के बाद राजा का अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता और कभी कभी ऐसा देखा जाता था जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती थी, उसके उत्तराधिकारी उसका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, ये जो भी रहता था वो हो जाता था। कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी, ऐसा देखने को मिलता है। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों को कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उन लोगों का भी विचार इसी तरह का था कि एक पिता के मरने के बाद उसके पुत्र को उस राजाधिकार दिया जाता था और उसके संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। उस समय के विवाह के नियम क्या थे? पितृवंश के आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण हुआ करते थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहते थे। वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पुत्रियों को द्वितीय दर्जे की स्थिति थी। वहां आज भी लोगों की ये मंशा है। धीरे धीरे उसमें काफी परिवर्तन हुआ है इस युग में कि लोग पुत्रियों को भी समान अधिकार देने लगे हैं। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था बच्चियों का। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना भी अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति भी कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों को कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता था, जिसमें उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह के में कन्या को भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। कन्यादान को एक धार्मिक महत्वपूर्ण दान माना जाता था। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं को खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेशों में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों की इस आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इस मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीपीय में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता की संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह पद्धति की स्वीकृति देते हैं। इसमें पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाना संभव है। ये विवाह पद्धतियां उन लोगों को प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। उस समय स्त्रियों का गोत्र का क्या महत्व था? एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों से वर्गीकृत करके लोगों के गोत्र को एक दूसरे से
अलग किया उन लोगों ने। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। आज भी उस पद्धति के हिसाब से गोत्रों का परिचालन है। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। जो परंपराएं आज भी है कि स्वगोत्रीय में विवाह नहीं होता है। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। जैसे आज भी लोग अपने नाम के आगे गोत्र का जिक्र करते हैं, जैसे गौतम, सांडिल्य, अन्य कई तरह के हैं, गर्ग। इन सब बातों का लोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलती है। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। उन सब से यह पता चलता है कि उस समय विवाह की पद्धति क्या थी और किस तरह से नियम किए जाते थे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।